इस वर्ष की शुरुआत में नासा की जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने एक नवजात तारे की खोज की जो घने गैस के एक मोटे कोकून में लिपटा हुआ था और उसी गैस तथा धूल के बीच ग्रह जन्म ले रहे थे। ये पहली बार है जब हम किसी ग्रह के बनने की प्रक्रिया के सबसे शुरुआती चरणों को प्रत्यक्ष रूप से देख पा रहे हैं। ये खोज न केवल हमें एक पुराने और जटिल वैज्ञानिक प्रश्न के उत्तर के और करीब ले जाती है, बल्कि ये भी संकेत देती है कि हमारे अपने सौरमंडल के ग्रह आखिरकार कैसे अस्तित्व में आए होंगे। आज मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि हम मिलकर हॉब्स 315 के रहस्यों से पर्दा उठाएं। कल्पना करें कि इसकी भविष्य की ग्रह प्रणाली कैसी दिखाई दे सकती है और ये भी समझें कि ये खोज पूरे ब्रह्मांड में ग्रह निर्माण को लेकर हमारी समझ को किस तरह नया रूप दे रही है। आखिरकार हम स्वयं एक ग्रह पर रहते हैं। हमने अपने सौरमंडल के 7 अन्य ग्रहों का अन्वेषण किया है और अब तक 6000 से अधिक बाह्य ग्रहों की खोज भी कर चुके हैं। ये सुनकर ऐसा लग सकता है कि मानवता को ग्रहों के निर्माण की प्रक्रिया की गहरी और स्पष्ट समझ होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश वास्तविकता इससे कहीं अधिक जटिल है। आज हम जो कुछ भी जानते हैं उसका बड़ा हिस्सा पृथ्वी पर गिरे उल्कापिंडों के विश्लेषण और हमारी सौरमंडल के ग्रहों की वर्तमान स्थिति के अवलोकन से आता है। शेष ज्ञान मुख्य रूप से सैद्धांतिक मॉडलों और कंप्यूटर सिमुलेशनों के सहारे पूरा किया गया है। इसका कारण ये है कि तारे और ग्रह बनने की शुरुआती अवस्थाएं अवलोकन के लिए बेहद कठिन होती हैं। ये प्रक्रिया विशाल आणविक बादलों से शुरू होती है जो गैस और धूल के सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। जब ये कण गति करते हैं तो वे ऊष्मीय दबाव उत्पन्न करते हैं जो बादल को बाहर की ओर फैलाने का प्रयास करता है। लेकिन साथ ही ब्रह्मांड के अन्य सभी पिंडों की तरह ये कण गुरुत्वाकर्षण के नियमों का पालन करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और पूरे बादल को भीतर की ओर खींचते हैं। धक्का देने वाली और खींचने वाली इन शक्तियों के बीच का ये संघर्ष लाखों वर्षों तक एक पूर्ण संतुलन बनाए रख सकता है, जिससे निहारिका स्थिर बनी रहती है। लेकिन पास में घटने वाली कोई एक ब्रह्मांडीय घटना, जैसे किसी सुपरनोवा विस्फोट से उत्पन्न झटका तरंग, इस संतुलन को तोड़ने के लिए पर्याप्त हो सकती है। जैसे ही गुरुत्वाकर्षण कणों की गति से उत्पन्न दबाव पर हावी होने लगता है, एक श्रृंखलाबद्ध प्रक्रिया शुरू हो जाती है जिसे गुरुत्वीय पतन कहा जाता है। बाहरी क्षेत्रों की गैस और धूल केंद्र की ओर गिरने लगती है और जैसे जैसे पदार्थ अधिक सघन और गर्म होता जाता है, उसका घूर्णन भी तेज हो जाता है, ठीक उसी तरह जैसे कोई फिगर स्केटर अपनी बाहें समेटकर घूमने की गति बढ़ा लेता है। इसके परिणाम स्वरूप एक तापीय प्रवणता बनती है, जहां केंद्र से एक खगोलीय इकाई के भीतर तापमान 1000 केल्विन से अधिक हो जाता है, जबकि 5 खगोलीय इकाइयों की दूरी पर यह घटकर लगभग 400 केल्विन रह जाता है। अगले लगभग 1 लाख वर्षों में बादल का अधिकांश द्रव्यमान केंद्र में सिमट जाता है और अंततः एक प्रोटोस्टार यानी एक नवोदित तारे का निर्माण करता है। शेष पदार्थ बाहर फैल जाता है और घूमती हुई धूल से बना एक प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क तैयार करता है, एक ऐसा पालना जहां भविष्य के ग्रह आकार लेने लगते हैं। यही अपार मात्रा में मौजूद गैस और धूल तारे के निर्माण को प्रत्यक्ष रूप से देखना इतना कठिन बना देती है, क्योंकि पारंपरिक दूरबीनें इसके आर पार नहीं देख पाती। लेकिन दशकों में तकनीक के धीरे धीरे बेहतर होने के साथ हमें पहली झलकियां मिलनी शुरू हुई। वर्ष 2013 में अमीलिया स्टुट्स के नेतृत्व में एक शोध दल ने हर्शल स्पेस टेलीस्कोप को ओरायन आणविक बादल समूह की ओर निर्देशित किया, जो हमारे सौरमंडल के निकट स्थित सबसे बड़ा तारा निर्माण क्षेत्र है। ये परियोजना हर्शल ओरायन प्रोटोस्टार सर्वे या संक्षेप में हॉब्स के नाम से जानी गई। इस सर्वेक्षण का केंद्र मेसियर 78 निहारिका था, जहां 15 नए प्रोटोस्टार खोजे गए, जिनका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 5वें हिस्से से लेकर उससे दुगुने तक था। ये प्रोटोस्टार पहले कभी नहीं देखे गए थे, क्योंकि इन्हें घेरे हुए गैस का आवरण अत्यंत ठंडा था, पूर्ण शून्य से केवल लगभग 20 डिग्री अधिक। इनके भीतर छिपे प्रोटोस्टार इतने युवा थे कि वे अभी तक अपने चारों ओर की गैस को गर्म भी नहीं कर पाए थे। वास्तव में स्टुट्स और उनके सहयोगियों का मानना है कि ये अब तक खोजे गए सबसे युवा प्रोटोस्टारों में से हैं, जिन्होंने अंततः हमें सैद्धांतिक मॉडलों की तुलना के लिए वास्तविक प्रेक्षणीय डेटा उपलब्ध कराया। लेकिन तारे का निर्माण पूरी तस्वीर का केवल एक हिस्सा है। ग्रह स्वयं कैसे बनते हैं, ये रहस्य भी उतना ही गहरा है। सिम्युलेशन बताते हैं कि प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क के मुख्य भाग में गैस और धूल के कण एक दूसरे से टकराकर और जुड़कर अत्यंत सूक्ष्म ठोस पदार्थों में संघनित होने लगते हैं और फिर लाखों वर्षों में धीरे धीरे बड़े कणों का रूप लेते हैं। अंततः ये घूमते हुए ठोस पदार्थों के गुच्छे प्लैनेटेसिमल्स बन जाते हैं, आदिम ग्रहों की आधारशिला, जिनका आकार कई किलोमीटर तक पहुंच सकता है। जब पर्याप्त संख्या में ये प्लैनेटेसिमल्स गुरुत्वाकर्षण या टक्करों के माध्यम से एकत्र होते हैं तो वे मिलकर एक पूर्ण ग्रह का निर्माण कर सकते हैं।
समस्या ये है कि हम इन चरणों में से अधिकांश को कभी प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख पाए हैं। हमने युवा ग्रहों की खोज की है, जैसे एक ऐसा ग्रह जिसकी द्रव्यमान बृहस्पति से 4 गुना अधिक है और जिसकी आयु 5 मिलियन वर्ष से भी कम है, या एक और भी युवा गैसीय दानव जिसकी मातृतारा केवल 2 मिलियन वर्ष पुरानी है। लेकिन ये सभी वे चरण हैं जिन्हें हम अब तक देख पाए हैं, जब ग्रह पहले ही पूरी तरह बन चुके होते हैं। इनके बीच सैकड़ों हजार बल्कि लाखों वर्षों का एक विशाल अंतराल अब तक अनदेखा ही रहा है। अब तक हमसे लगभग 1300 प्रकाश वर्ष दूर ओरायन निहारिका में एक नवजात सौरमंडल आकार ले रहा है और पहली बार हम उसे अपनी ही आंखों से देख रहे हैं, जेम्स वेब की दूरबीन के माध्यम से। ये है हॉब्स 315, एक ऐसा तारा जिसकी आयु 1,50,000 वर्षों से भी कम है और जिसका द्रव्यमान सूर्य के लगभग 0.6 गुना के बराबर है। ये अभी भी बढ़ रहा है, अपने चारों ओर मौजूद गैस और धूल के आवरण से पदार्थ खींच रहा है और एक घने अपारदर्शी कोहरे के पीछे छिपा हुआ है। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से शोधकर्ताओं ने इस बादल में एक ऐसा अंतराल खोज लिया जो एक तस्वीर लेने के लिए पर्याप्त था, और जो उन्होंने देखा वो सचमुच असाधारण था। जेम्स वेब का अवरक्त स्पेक्ट्रम ये दर्शाता है कि युवा तारे के निकट गर्म सिलिकॉन मोनोऑक्साइड गैस और अत्यंत सूक्ष्म सिलिका क्रिस्टल एक साथ मौजूद हैं। हम उस क्षण के साक्षी बन रहे हैं जब गैस पहली बार ठोस रूप में संघनित हो रही है। ये खोज क्रांतिकारी है, क्योंकि जैसे जैसे एक प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क ठंडी होने लगती है, यौगिक अपने संघनन तापमान के आधार पर एक निश्चित क्रम में क्रिस्टलीकृत होते हैं। इस क्रम को संघनन श्रेणी या कंडेंसेशन सीक्वेंस कहा जाता है। हम रसायन विज्ञान की समझ और आदिम क्षुद्र ग्रहों के विश्लेषण के आधार पर इस संघनन श्रेणी का अनुमान लगा सकते हैं। ये क्षुद्र ग्रह समय कैप्सूल की तरह हैं, जो प्रारंभिक सौरमंडल की स्मृतियां अपने भीतर संजोए हुए हैं। इन क्षुद्र ग्रहों में फंसे सबसे प्राचीन संघनित पदार्थ कैल्शियम एल्यूमिनियम समृद्ध समावेशन होते हैं, साथ ही क्रिस्टलीकृत सिलिका सामग्री भी शामिल होती है। हॉब्स 315 के आसपास सिलिकॉन मोनोऑक्साइड गैस और ठोस क्रिस्टलीय सिलिकेट दोनों की उपस्थिति ये संकेत देती है कि ये तारातंत्र ठीक उसी प्रारंभिक चरण में है जहां गठन की प्रक्रिया अभी शुरू ही हुई है। दूसरे शब्दों में, हम ग्रहों के जन्म का पहला कदम उसी क्षण देख रहे हैं जब वो घटित हो रहा है। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण मोड़ है। इस ऐतिहासिक अध्ययन की प्रमुख लेखिका मेलिसा मैक्लोर के शब्दों में, पहली बार हम उस सबसे शुरुआती क्षण की पहचान कर पाए हैं जब सूर्य के अलावा किसी अन्य तारे के चारों ओर ग्रह निर्माण सक्रिय होता है। इस प्रक्रिया को और गहराई से समझने के लिए मैक्लोर और प्रोफेसर मेरिल वांटॉफ हॉफ ने अटाकामा रेगिस्तान में स्थित एल्मा रेडियो दूरबीन का उपयोग करके हॉब्स 315 का अवलोकन किया, जहां जेम्स वेब अवरक्त प्रकाश के माध्यम से युवा तारे के भीतर के गर्म क्षेत्रों को उजागर करता है, वहीं एल्मा कहीं अधिक ठंडे पदार्थ, गैस और धूल का अध्ययन करता है, जो मिलीमीटर और सब मिलीमीटर तरंग दैर्ध्य पर विकिरण उत्सर्जित करते हैं। इन दोनों वेधशालाओं के आंकड़ों को मिलाकर वैज्ञानिक पूरी तस्वीर को जोड़ पाए। जेम्स वेब ने प्रारंभिक ग्रह निर्माण के प्रमाण खोजे, जबकि एल्मा ने डिस्क के भीतर उस सटीक स्थान की पहचान की जहां ये प्रक्रिया चल रही है। रोचक बात यह है कि हॉब्स 315 के आसपास का ये क्षेत्र उसी स्थान के अनुरूप है जहां सूर्य के चारों ओर समान संरचना वाले क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। हम अभी नहीं जानते कि इसका सटीक अर्थ क्या है, लेकिन ये संकेत देता है कि ग्रहों के शुरुआती निर्माण चरण विभिन्न युवा तारकीय प्रणालियों में समान ढंग से घटित हो सकते हैं। और भी अधिक उल्लेखनीय ये है कि यद्यपि सिलिकेट की खोज हुई है, शोध दल द्वारा देखी गई बहिर्वाहित पदार्थ की धाराओं में सिलिकॉन की मात्रा आश्चर्यजनक रूप से कम है। मैक्लोर की अपेक्षा के अनुसार कार्बन की तुलना में केवल लगभग 2%, लेकिन ये ग्रह निर्माण के लिए बाधा नहीं है। मैक्लोर के अनुसार ये इस बात का संकेत हो सकता है कि प्लैनेटेसिमल्स पहले ही बनना शुरू हो चुके हैं, ठीक उसी तरह जैसे वो कभी हमारे सौरमंडल में बने थे। और ये खोज विशेष रूप से रोमांचक है, क्योंकि ये प्रणाली अभी बेहद युवा है। अब हम ग्रह निर्माण की शुरुआत पर एक समय मुद्रांक लगा सकते हैं, एक तारे के जन्म के 1,50,000 वर्षों से भी कम समय बाद। ये तथ्य वर्तमान मॉडलों को मूल से पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर रहा है। पहले ये माना जाता था कि गैस केवल तभी संघनित होना शुरू करती है जब केंद्रीय तारा एक अधिक स्थिर अवस्था में प्रवेश कर चुका हो, जब उसका गैसीय आवरण लगभग पूरी तरह से बिखर चुका हो और जब मलबे की डिस्क अपेक्षाकृत शांत हो जाती हो। लेकिन पिछले एक दशक में युवा प्रोटोस्टारों से प्राप्त बढ़ते हुए प्रमाण ये दर्शाते हैं कि ग्रहों का निर्माण वास्तव में इससे कहीं पहले ही शुरू हो जाता है, और HOPS 315 ने इस संदेह की अत्यंत सशक्त पुष्टि कर दी है। फिर भी निहारिका परिकल्पना में एक बड़ा प्रश्न अब भी बना हुआ है। मिलीमीटर आकार के चौंड्रूल कण आखिर कैसे बढ़कर कई किलोमीटर व्यास वाले चट्टानी पिंडों में बदल जाते हैं? छोटे कण स्वाभाविक रूप से आसानी से आपस में चिपकते नहीं हैं, जबकि मध्यम आकार की वस्तुएं गैस घर्षण के कारण मात्र लगभग 100 वर्षों के भीतर तारे में गिर जाती हैं। एक परिकल्पना ये सुझाती है कि धूल स्थानीय गुरुत्वीय अस्थिरताओं वाले क्षेत्रों में अचानक ढह सकती है और सीधे प्लैनेटेसिमल्स का निर्माण कर सकती है, ठीक वैसे ही जैसे रेत के तूफान के बीच अचानक एक ठोस चट्टान उभर आए।
HOPS 315 में गैस और ठोस पदार्थों के अनुपात में होने वाले परिवर्तनों का लगातार अवलोकन करके वैज्ञानिक आंतरिक डिस्क में ठोस पदार्थों की वृद्धि की गति, उनके एकत्रीकरण को सीमित करने वाले कारकों और ग्रहों के विकास पर उनके प्रभाव को समझ सकते हैं। शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि HOPS 315 उन सबसे बेहतरीन प्राकृतिक प्रयोगशालाओं में से एक है जो हमें अब तक मिली हैं, जहां हम उन प्रक्रियाओं का अध्ययन कर सकते हैं जो कभी हमारे अपने सौरमंडल में घटित हुई थी। HOPS 315 की धूल रासायनिकी की तुलना पृथ्वी पर पाए जाने वाले उल्कापिंडों से करके वैज्ञानिक ये जांच सकते हैं कि जिन संघनन श्रेणियों और तत्व वितरणों ने हमारे ग्रहों को आकार दिया, क्या वे ब्रह्मांड के अन्य हिस्सों में भी दोहराए जाते हैं। अंततः हम सैद्धांतिक मॉडलों को वास्तविक अवलोकनों से परख सकेंगे। लेकिन हर वैज्ञानिक खोज की तरह प्रत्येक उत्तर अपने साथ नए प्रश्न भी लेकर आता है। HOPS 315 के लिए आगे क्या प्रतीक्षा कर रहा है? इसमें कितने ग्रह बनेंगे? क्या वे हमारे सौरमंडल की तरह भीतर की ओर छोटे पथरीले ग्रहों और बाहर की ओर विशाल गैसीय ग्रहों में विभाजित होंगे? प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क में संघनन की श्रेणी ग्रहों के प्रकार और उनके स्थान पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालती है, जिससे हम कम से कम ठोस आधार पर कुछ भविष्यवाणियां कर सकते हैं। प्रारंभिक सौरमंडल में स्नो लाइन, वह सीमा जहां परिस्थितियां बर्फ के बनने की अनुमति देती हैं, पानी के लिए लगभग 2.7 खगोलीय इकाइयों पर स्थित थी। इस सीमा के बाहर बर्फ और धूल धीरे धीरे एकत्रित होकर विशाल ग्रहों के कोर बनाती हैं, जो बाद में गैस को आकर्षित करके बृहस्पति और शनि जैसे गैसीय ग्रहों में बदल जाती हैं, और ये प्रक्रिया केवल कुछ ही करोड़ वर्षों में पूरी हो जाती है। इसके विपरीत स्नो लाइन के भीतर सभी उड़नशील पदार्थ वाष्पीकृत हो जाते हैं और केवल उच्च गलनांक वाले पदार्थ जैसे लोहा, निकेल, एल्यूमिनियम और चट्टानी सिलिकेट ही शेष रहते हैं, जो पृथ्वी जैसे छोटे पथरीले ग्रहों का निर्माण करते हैं। हम अभी ये नहीं जानते कि HOPS 315 में कितने ग्रह बनेंगे, लेकिन ये अपेक्षा करने के पर्याप्त कारण है कि इसकी संरचना हमारे सौरमंडल के समान हो सकती है, भीतर पथरीले संसार और बाहर गैसीय दानव। हालांकि ग्रहों के प्रवासन या हॉट जुपिटर जैसे असामान्य पिंडों की संभावना को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि प्रारंभिक ग्रह निर्माण के संकेत उस क्षेत्र में दिखाई दे रहे हैं जो हमारे क्षुद्र ग्रह पट्टी के समकक्ष है। एक और प्रश्न ये उठता है कि क्या HOPS 315 के पास भी ऐसी कोई पट्टी होगी? हमारे सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह पट्टी का अस्तित्व बृहस्पति के कारण है, एक ऐसा ग्रह जो बहुत तेजी से बना और जिसकी शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण शक्ति ने मंगल और बृहस्पति के बीच पदार्थ के एकत्रीकरण को बाधित कर दिया, जिससे आदिम अवशेष कभी किसी ग्रह में नहीं बदल पाए। यदि HOPS 315 में भी कोई इतना विशाल ग्रह बनता है जो इसी तरह का गुरुत्वीय व्यवधान पैदा करे, तो वहां भी एक क्षुद्र ग्रह पट्टी उभर सकती है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो ये प्रणाली एक बिल्कुल अलग विकास पथ अपना सकती है और ऐसे मध्यवर्ती संसार उत्पन्न कर सकती है जो हमारे सौरमंडल में कभी अस्तित्व में ही नहीं आए। HOPS 315 वास्तव में अतीत की ओर खुलने वाला एक द्वार है। इसका अध्ययन करना ऐसा है जैसे हम 4.6 अरब वर्ष पीछे जाकर उस समय के सौरमंडल को देख रहे हों, जब पृथ्वी स्वयं केवल गैस और धूल का एक घूंडनशील बादल थी। लेकिन ये खोज और भी बड़े प्रश्न उठाती है। हमारे जैसे सौरमंडल कितने सामान्य है? क्या ग्रहों का निर्माण हमेशा एक ही दूरी पर शुरू होता है? और सूक्ष्म धूल से प्लैनेटेसिमल्स में रूपांतरण कितनी तेजी से होता है? इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए शोधकर्ता अब उत्सुकता से कई अन्य युवा तारों की ओर अपनी खोज का विस्तार कर रहे हैं, इस आशा में कि वे HOPS 315 जैसी और प्रणालियां खोज सकें। यदि अनेक तारकीय प्रणालियां इसी प्रकार के जन्म चिन्ह दिखाती हैं, तो हमारे पास प्रोटोप्लैनेटरी प्रणालियों की एक वास्तविक सोने की खान होगी, ऐसा डेटा भंडार जो हमें स्वयं की उत्पत्ति को समझने में मदद करेगा। परिणाम चाहे जो भी हो, एक बात निश्चित है, कभी हम भी एक घूमते हुए धूल के बादल थे और अरबों वर्षों बाद हम अंततः फिर से धूल में ही लौट जाएंगे। इसीलिए जब तक हम यहाँ हैं, शायद सबसे अच्छा यही है कि हम अपने अस्तित्व के इस क्षण का पूरा उपयोग करें।